हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नू के MSD 10 जिसका नाम है प्रेमचंद की कहानियाँ। उसकी एक और कहानी मनोवृत्ति। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक नवयुवती होती है, वो बेंच पर गहरी नींद में सो रही होती है। तो एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई गई। यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों को देखती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी। तभी एक क्षण के लिए वहाँ ठिठक जाते हैं, एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से नीचे आंखें नीचे किए हुए। संत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे थे। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और तभी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं जगह सोने की नहीं मिली? वेश्या ने जवाब दिया, कोई वेश्या है शायद, लेकिन वेश्या भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। बसंत ने कहा, वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। हाशिम ने कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक जैसा व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर नहीं सोना चाहती। बसंत बोला, रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है ये। हाशिम ने कहा, आर्ट का सुंदर रूप छिपाव होता है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती हैं। बसंत बोला, उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हाशिम ने उत्तर दिया, हो सकता है, मगर यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि ये वेश्या है। इसकी मांग में तो सिंदूर है। बसंत बोला, वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चलेंगे, काम क्रीड़ाएँ होंगी, अवसाद के कारण ठंड पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। बसंत बोला, कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हाशिम ने पूछा, हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछी क्यों ना ले। हाशिम बोला, निरे अहमा को बगैर परिचय के आप किसी को जगा सकते हैं क्या? बसंत ने जवाब दिया, अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। हाशिम बोला, और जो वह छिड़क दे तो? बसंत ने पूछा, झड़कने की कोई बात भी हो? उसके सौजन्य और सहृदयता में डूबे हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गैर यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं, और यह तो नव यौवना है। ऐसे रूप और यौवन का इतना सुंदर संयोग नहीं देखा था। पर मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। बसंत बोला, मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या हो भी तो उपास्य। हाशिम ने कहा, यहीं खड़े खड़े कवियों सी बातें करोगे या वहाँ चलकर देखते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। बसंत बोला, कोई कुलवधू है, कुलवती पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है। यह वैश्य मनोवृत्ति है। बसंत बोला, आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। हाशिम ने कहा, फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। बसंत ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन है कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाते हैं। हाशिम बोला, नहीं, दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठो, जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या ही है और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो रही 10-10 की बाजी। दोनों दोस्तों के बीच में 10-10 रुपये की बाजी लगी। एक कहता है कि कुलवधू है और दूसरा कहता है कि वेश्या है। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे थे, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी हुई, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा बदन। दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए हुए हैं। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं और छरेरे महोदय डॉक्टर। वकील ने कहा, देखा, यह 20वीं सदी की करामत।
डॉक्टर ने कहा। जी हाँ, देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते, वकील ने कहा। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं, डॉक्टर बोला। है किसी भले घर की ही लड़की, वकील ने कहा। वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते, डॉक्टर ने कहा। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, वकील ने बोला। और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं, डॉक्टर ने पूछा। नई आज़ादी है, नया नशा है, वकील ने जवाब दिया। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आँख तो अभी रुखसत नहीं हुई, वह दिल से तो रुखसत हो गया। वह दिल तो नहीं, रुखसत हो गया। बस आँख से देख लिया करो, दिल जलाया करो, डॉक्टर ने कहा। मेरा तो फिर से जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं सूरत ही नज़र नहीं आती थी, आज तो जिधर देखो हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह है बूढ़े मर्द, वकील ने कहा। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों ने से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते रहते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कहीं उसकी आँख खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। वे दोनों दोस्त बातें करते हुए चल रहे थे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, डॉक्टर ने जवाब दिया। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कर लीजिए। चंदोतिया खाकर देख चुका हूँ, सब लूटने की बात है, वकील ने कहा। क्योंकि डॉक्टर है, उसने कहा कि आप ओकासा का सेवन कर लीजिए। तो वकील बोला कि चंदोतिया खाकर देख चुका हूँ, सब लूटने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ, वकील बोला। हाँ, ये मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात, वकील ने पूछा। अर्थात ये भी कभी कभी मैं आपके घर आके अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इदारे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, तो आप मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए, डॉक्टर ने कहा। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टर ने लूटने का एक लटका निकाल रखा है। सच, वकील ने कहा। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? इसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक ग्लास में जवानी भरी हुई है। न तो 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का भावपोष। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे, वकील ने कहा। यह सूरत याद रहेगी, डॉक्टर बोला। आपने फिर याद दिला दी, वकील बोला। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को और उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हो, डॉक्टर बोला। हम जिस तरह से दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी नहीं कर सकता, वकील ने कहा। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से तो दिल में गुदगुदी हो रही है, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियां, एक वृद्धा और एक नव यौवना पार्क में आकर फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आईं। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नव यौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो बड़े घर की देवियों के से हैं। बस ठाठ ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी ना मिलनी चाहिए, वृद्धा बोली। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है, नव यौवना ने कहा। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है, वृद्धा ने कहा। कैसे मज़े से सो रही है, जैसे अपने ही घर में हो, नव युवती बोली।
बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सज्जनता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोलें तो नहीं घूमते ना। इसी बात पर तो भाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं हैं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर जाकर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज टांग फैलाए पड़ी है, यहाँ इसे नींद भी कैसे आ गई? वृद्धा बोली। रात कितनी गर्मी थी भाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई होगी शायद। नवयुवती ने कहा, रात भर यहीं रही है, कुछ बदती हूँ। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओह, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा के से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इसी बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कोई होश ना रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को तो जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं, युवती ने कहा। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी ही इधर से गए हैं। अर्थात जो दो व्यक्ति थे, एक वकील और एक डॉक्टर, तो उसमें जो डॉक्टर थे, डॉक्टर श्यामनाथ, वही इस युवती के ससुर हैं। सच? लेकिन मुझे पहचानते कैसे? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है, युवती ने कहा। तो क्या उनके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी हैं आप? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से ही गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कहाँ है? नवयुवती बोली। तो मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर दे दूँ? मीनू ने कहा। जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। मीनू बोली, वसंतलाल भी यहीं खड़ा है, उसे बुला दूँ? युवती बोली, जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो मीनू ने कहा, तो चलो, अपनी मोटर पर तुम्हें घर पहुंचा दूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। युवती ने कहा। किस मोहल्ले में जाना है? मीनू ने पूछा। बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर, युवती ने जवाब दिया। मैं आज ही मिस्टर वसंतलाल से कहूँगी, मीनू ने कहा। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, युवती बोली। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता, मीनू ने कहा। किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं थी, युवती ने जवाब दिया। तो ये कहानी थी मनोवृत्ति। इसमें हमने देखा कि किस तरह से लोग एक युवती को बेंच पे लेटे देखकर, बेशक उसके सिर में चक्कर आ गया था, इसकी वजह से वो बेसुध होकर बेंच पर लेट गई थी, तो किस तरह से लोग जज करते हैं कि एक अकेली औरत अगर बेंच पर बैठ जाती है, उसके चक्कर आने की वजह से उसकी आंख लग जाती है, तो किस तरह से लोग जज करते हैं और उसके बारे में अच्छी बुरी बातें सोचते हैं। तो ये कहानी ख़त्म होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।